गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका नया लेक्चर ले रहा हूँ। ये आपका चैप्टर है कैपिटल बजटिंग। ये एस वाई बी कॉम वालों को भी है सेम थ्री के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, और टी वाई बी कॉम को भी है सेम सिक्स के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। सेम चैप्टर है, कुछ भी फर्क नहीं है, सेम सारी चीजें। अब मैं टी वाई वालों के लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं आपको जो चैप्टर करा रहा हूँ कैपिटल बजटिंग, ये मैं आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक से नहीं करा रहा हूँ, मैं सेम थ्री की मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक से करा रहा हूँ। और मैंने जहाँ तक बुक देखा हूँ ऑलमोस्ट सेम सम सेम है, कुछ भी बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे सम भेज सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मैं देख लूंगा और उसका सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा, उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं वही चैप्टर पूरा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, मतलब परचेज ऑफ असेट। अब मैं बिजनेस डाल रहा हूँ, नया बिजनेस ले रहा हूँ, नया बिजनेस चालू कर रहा हूँ। तो मैं उसके लिए एसेट खरीदूंगा, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, मोटर वाय हो गए, वो सब चीजें। अब बजटिंग का मतलब क्या होता है कि मुझे डिसीजन लेना है कि परचेज एसेट परचेज करना है कि नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी खरीदनी है। अब मशीनरी कोई भी चीप नहीं आती, महंगी आती है, लैक्स और करोड़ में आती है। अब मैं ऐसी डायरेक्टली कोई मशीन नहीं ले सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे को एक टेक्निक अपनाना है कि भाई ये वायबल है कि नहीं, मतलब सूटेबल है कि नहीं, इससे मेरे को अच्छा प्रॉफिट्स मिलेगा कि नहीं। तो ये चैप्टर को इसलिए कैपिटल बेटिंग बनाया जाता है कि जब भी हम असेट खरीदते हैं तो हमको उसके लिए टेक्निक्स अपनाने की है, जिससे जरिए से हम डिसाइड कर सके हुए कि हमको ये असेट लेना है कि नहीं लेना है। अब इसके ना कुछ टेक्निक्स है, मतलब कुछ डिफरेंट मेथड्स है जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, आईआरआर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, पेबैक पीरियड है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है, और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है। ये कुछ आपके टेक्निक्स है जिससे आप कैपिटल बजटिंग कर सकते हो। अब मैं सबसे पहला जाऊंगा आपका पेबैक पीरियड पे। सबसे पहला आपका आएगा पेबैक पीरियड। पे बैक पीरियड में अगर कैश फ्लो आपके हर साल के सेम है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको हर साल जब भी आप मशीनरी से प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको जो भी रेवेन्यू मिल रहा है, तो आपको जो कैश फ्लो आ रहा है वो हर साल 1-1 लाख रुपए आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो पे बैक में अगर कैश फ्लो सेम है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 करोड़ की मशीनरी खरीदा, मैं 10 साल का पूरा कैपिटल वेटिंग करूंगा, मुझे हर साल 1-1 करोड़ मिल रहा है, मतलब मुझे टोटल 10 साल लगेंगे तब जाके मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट मुझे वापस मिलेगा। लेकिन उसी के लिए फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और मेरे को हर साल 2 करोड़ का कैश इनफ्लो मिल रहा है, मतलब टोटल 10 साल में 20 करोड़ हो गया। तो मतलब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे कितना टाइम लग रहा है एक इन्वेस्टमेंट को वापस वो करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला ये टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो। लेकिन अगर मेरा कैश इनफ्लो अलग है, मतलब फॉर एग्जांपल एक साल 1 करोड़ मिल रहा है, एक साल 3 करोड़ मिल रहा है, एक साल 5 करोड़ मिल रहा है, एक साल 10 करोड़ मिल रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, हमें सीएफ कॉलम बनाएंगे। उसको बोलते क्यूमुलेटिव वैल्यू कि मतलब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम में वो कितना है 1 करोड़, तो वो लिखेंगे। सेकेंड ईयर में मेरे को कितना है 2 करोड़, तो 1+2 कितना होगा 3 करोड़। फिर वो थर्ड ईयर में मिला 5 करोड़, तो 3+5 कितना हुआ 8 करोड़। तो ऐसा देखते रहेंगे, फिर देखेंगे कि किधर इन्वेस्टमेंट मुझे पूरा मिल रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा अमाउंट मेरे को मिल गया और मुझे मालूम नहीं कि मेरे को एक्चुअल अमाउंट कब मिल रहा है, तो उसके लिए हमको अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रखूंगा। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख, तो हमको इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। Further, and the annual cash inflows for 5 years are 60,000, 80,000, 50,000, 40,000 and 30,000 respectively. Calculate the payback period. अब ये जो आपने कैश इन्फ्लोस देखे, आपको इससे देख के मालूम पड़ जाएगा कि वैल्यूज डिफरेंट है। अब वैल्यूज डिफरेंट है तो पहला वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं जो हमने देखे था, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो। दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा जो हमने मैं आपको बताया था, सीएफ कॉलम बनाएंगे, फिर टोटल वैल्यू ऐड करते जाएंगे, फिर देखेंगे कि किधर आपका इन्वेस्टमेंट पूरा मिल रहा है आपको। तो वही चीज है। अब मैं आपके सामने आंसर पेश करता हूँ। पहला साल का कैश इनफ्लो कितना था 60,000, तो कैश इनफ्लो कॉलम में लिखेंगे। फिर फर्दर सीएफ कॉलम में भी सेम अमाउंट लिख देंगे 60,000। फिर आपका सेकेंड ईयर का कैश इनफ्लो था 80,000, तो 80,000 लिखेंगे। फिर ये जो 60,000 है ना आपका, जहाँ पर मैं आपका ये एरो घुमा रहा हूँ, उसको 80,000 से ऐड करेंगे, फिर उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू लिखेंगे, मतलब कितना आएगा 1,40,000। फिर फर्दर हम लोग का थर्ड ईयर का कैश इनफ्लो 50,000, तो हम लोग का जो 1,40,000 है, जो सेकेंड वैल्यू आया मेरे को, उसको 50,000 से ऐड करेंगे तो कितना है 1,90,000, 1,90,000। फिर फोर्थ ईयर के अमाउंट से ऐड करेंगे,
40,000 से, जो फोर्थ ईयर का कैश इम्प्लॉय 40,000, उससे 1,92,000 ऐड करेंगे तो 2,30,000 आएगा। तो 2,30,000 को 30,000 से ऐड करेंगे तो आपको 2,60,000 आएगा। तो आपका ये पूरा हर साल आपका कितना क्यूमुलेटिव वैल्यू हो रहा है, कितना अक्यूमुलेट हो रहा है। अब मुझे अमाउंट कितना रिकवर करना है, 2 लाख। अब थर्ड ईयर में कैसा हो रहा है, 1,90,000 मेरे को मिल रहा है, और फोर्थ ईयर में मुझे कितना मिल रहा है, 2,30,000। अब ये प्रॉब्लम हो गया कि मुझे ढूंढना है कि 2 लाख कब मेरा इन्वेस्टमेंट पूरा मीट हुआ, मुझे पूरा 2 लाख कब मिला। अब उसके लिए क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे हम लोग। अब मैं वर्किंग आपको शो करता हूँ। वर्किंग में क्या करेंगे, मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट कहाँ तक मेरे को मिला था, थर्ड ईयर में ऑलमोस्ट मेरा हो गया था, तो 3+। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे डिफरेंस कितना बचा हुआ, 10,000 मिलना बाकी था। मुझे फोर्थ ईयर का मेरा कैश इनफ्लो कितना है, 40,000। तो दोनों को डिवाइड करेंगे ना, तो मुझे मिल जाएगा आंसर कि भाई मेरे को कितने टाइम में और रिकवरी हो रही है। तो इधर आया 0.25, मतलब 3.25 ईयर्स के अंदर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है। समझे कि नहीं। इसमें और एक ऑल्टरनेटिव मेथड है कि हम लोग मंथ्स में भी ढूंढ सकते हैं, ईयर्स और मंथ्स मिला के। तो 3 ईयर्स तो मुझे मालूम है। अब जो मुझे 0.25 आया ना, उसको मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, यानी 12 मंथ्स का देंगे ना, तो आपको मंथ से मिल जाएगा। मतलब 3 साल और 3 महीने के अंदर अंदर आके पूरे 2 लाख रुपीज रिकवर हो रहे। तो ये पूरा सम था आपका। मतलब पहले क्या करना है, कैश इनफ्लो लिखना है, कैश इनफ्लो का अक्यूमुलेशन अक्यूमुलेटेड वैल्यू लिखना है ऐड कर करके। फिर आपको देखना है कि अगर एक्चुअल अमाउंट मिल गया तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कभी कुछ ज्यादा अमाउंट आपका रिकवर हो गया है, तो आपको फिर डिफरेंस ढूंढ के, फिर जो आपका जो जो नेक्स्ट ईयर में जो आपका अमाउंट रिकवर हो रहा है, उसका जो भी कैश इनफ्लो से डिवाइड करेंगे, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आपका पहला सम था। फिर दूसरे सम पे जाते हैं। दूसरा मेथड है ये, उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में क्या करेंगे हम लोग, मालूम है हमारा फॉर्मूला है एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ना, जो भी साल का जैसे 5 ईयर्स का है, तो पांचों साल के नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये आपका फॉर्मूला है। मैं आपको बता देता हूँ, नीचे मैंने लिखा हूँ ये चीज। एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो भी साल का दिया हुआ है सब ऐड करेंगे, NP1 प्लस NP2 प्लस MP3, जहां तक जाएगा वो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 2 साल है 2 साल करेंगे, 3 साल है तो 3 साल करेंगे, 4 साल है तो 4 साल करेंगे। ठीक है। फिर फर्दर एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ये है, बुक वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस स्क्रैप वैल्यू। अब जो सेम 3 की बुक में जो फॉर्मूला दिया है थोड़ा अलग है, लेकिन आप अगर ये फॉर्मूला भी अपनाओगे या जो बुक में दिया है वो फॉर्मूला अपनाओगे तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से एक्यूरेट फॉर्मूला ये है, क्योंकि अगर कभी वर्किंग कैपिटल दिया रहेगा तो ये एक्यूरेट फॉर्मूला है आपके लिए। जो भी बुक वैल्यू दिया होगा असेट का, वो माइनस जो स्क्रैप वैल्यू है जो एंड में मिलने वाला है, वो डिवाइड बाय 2, मतलब इसका एवरेज कर देंगे, प्लस जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट था वो, प्लस स्क्रैप वैल्यू। तो ये आपका फॉर्मूला था। मतलब पहले क्या करेंगे, AR का फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। फिर एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढेंगे, तो उसमें आया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, बुक वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है। तो अभी मैं आपको सेकंड क्वेश्चन दिखाता हूँ ARR के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, ये देखो मैं बोला था ना, आपका फॉर्मूला ये इधर अलग है, लेकिन आप वो फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपको आंसर सेम आएगा। मैं आपको इसका आंसर और मेरे आंसर से प्रूव करके दिखा दूंगा कि आंसर सेम आएगा, आंसर कुछ भी अलग नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2। अब मशीन इज अवेलेबल फॉर परचेज ऑफ अ कॉस्ट ऑफ 8 लाख, मतलब ये आपको बुक वैल्यू मिल गया सेट का, जो हम लोग एवरेज इन्वेस्टमेंट में यूज करेंगे। इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लाइफ ऑफ 5 ईयर्स एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 1 लाख। तो 1 लाख स्क्रैप वैल्यू है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट दोनों चीज मिल गई मेरे को, जो बाहर भी आपको स्क्रैप वैल्यू ऐड करना है वो भी मिल गया, जो अंदर स्क्रैप वैल्यू माइनस करके डिवाइड बाय 2 करना है वो भी आपको मिल गया। एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स पीरियड द मशीन will generate the following profits over its life as under 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 1 lakh 50,000, 50,000. The above estimate are profit before depreciation. अब मुझे डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, बुक वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, फिर डेप्रिसिएशन जो भी आया आपको उसको इससे माइनस करना है। अब इस पूरे सम में ना, फिर आगे ही पढ़ लेता हूँ, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न।
अब ये सब में आपको टैक्स रेट दिया हुआ नहीं है, तो जो आप डेप्रिसिएशन खाली होगा माइनस कर दोगे ना, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही आएगा। आप यही समझना, उसको अजम्पशन वही लेना। ठीक है, मतलब देखो बुक वैल्यू दिया हुआ है आपको, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ इयर्स दिया हुआ है, तो इसके बाद आप डेप्रिसिएशन ढूंढ लोगे। और ये जो आपको बुक वैल्यू दिया हुआ है और स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, उसके साथ हिसाब एवरेज इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूला में वो चीज यूज करो, तो फिर जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें आपको ये माइनस करना है डेप्रिसिएशन, और फिर उसके बाद आपको उसका एवरेज निकालना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। तो अभी मैं फर्दर जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ए आर रखा, एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब क्या करेंगे, अब देखो इसमें ना एक चीज है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप जो भी प्रॉफिट है उसको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स कर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स करके फिर अगर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। और अगर ये जो वैल्यूज है उसमें पहले से डेप्रिसिएशन माइनस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों ऑल्टरनेटिव से आप कर सकते हो। तो पहले साल का प्रॉफिट कितना है, 2 लाख, तो लिखेंगे 2 लाख। दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है, 3 लाख, तो ऐड करेंगे 3 लाख। तीसरे साल का प्रॉफिट कितना है, 4 लाख, तो उस पर ऐड करेंगे 4 लाख। फोर्थ ईयर का प्रॉफिट कितना है, 1,50,000, तो वो उसको ऐड करेंगे। और फाइनल ईयर का कितना है, 50,000, तो ये सबको ऐड करेंगे। कितने साल के प्रॉफिट है, 1 2 3 4 5, उसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था। तो आपका कितना आएगा, 2,20,000। और फिर आप जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 8 लाख, माइनस 1 लाख कितना होगा, 7 लाख, डिवाइडेड बाय 5, तो आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 1,40,000। तो इससे माइनस करोगे तो आपको आपका एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया 80,000 जो है। ठीक है, फिर उसके हम ढूंढेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो मैं अभी फॉर्मूला लगाता हूँ। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है बुक वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस स्क्रैप वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 लाख, स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ, 1 लाख। तो 8 लाख माइनस 1 लाख कितना होगा, 7 लाख, डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 3,50,000, प्लस वर्किंग कैपिटल सब में दिया हुआ ही नहीं है तो कितना आ जाएगा, 0। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया, 1 लाख, तो उसको ऐड कर देंगे, कितना आएगा आपको, 4,50,000। अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन मिल गया मेरे को, एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो उसको हम लोग मेन फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100, 80,000 डिवाइड बाय 4,50,000 इंटू 100। तो आपका आंसर आएगा 17.7, रिकरिंग है पूरा, 17.78 भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थर्ड डिजिट आपका 5 है या 5 से ऊपर है तो आप राउंड ऑफ कर दोगे। अगर 5 से कम है, 4 है, 3 है, तो आप राउंड ऑफ नहीं करोगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा सम था। मैं आपको याद है ये एक पॉइंट बताया कि एवरेज इन्वेस्टमेंट का जो इल्लो का फॉर्मूला है बुक का, उससे करोगे क्या मेरे फॉर्मूला से करोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम है, आंसर सेम ही आएगा। मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ प्रूफ करके। तो हाँ ये रहा एवरेज इन्वेस्टमेंट जो मैं आपको बता रहा था। ये फॉर्मूला से 4,50,000 आया और मेरे फॉर्मूला से 4,50,000 ही आया। पर मैं तो बोलूंगा बेहतर रहेगा यही फॉर्मूला यूज करो, वही अच्छा है। आप वो वाला फॉर्मूला मत यूज करो, क्योंकि अगर कोई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दिया रहेगा ना तो आपके लिए फिर इजी रहेगा। ठीक है, तो ये आज के लिए ये लेक्चर के लिए इतना ही रखता हूँ मैं क्या शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा ताकि क्या आपको बहुत ज्यादा बोर नहीं हो, आपका ये फास्ट जो भी है सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच। कुछ भी रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो जरूर बताइएगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।